मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं अहले जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर सेकेंड ईयर का गद्य भाग में से चौथा लेसन धरती, इसके बारे में देखेंगे। इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इनका परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। जो ये वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इनका जन्म 1904 में लखनऊ में हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात साहित्य सृजन आरंभ कर दिया था। क्या इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डिग्री पास होने के बाद, उसके बाद एमए परीक्षा भी लिख के वो उत्तीर्ण होने के बाद, पास होने के बाद हिंदी साहित्य सृजन को आरंभ किए, यानी शुरुआत। इनकी पुरातत्व विषय में विशेष रुचि थी। पुरातत्व शाखा यानी जो पुराने इमारतें हैं, यानी तो जो भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी की, वो विषय पे इनकी बहुत विशेष रुचि थी। इसी विषय पर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में डी.लिट्री की उपाधि प्राप्त की। ये चैप्टर पे, इस सब्जेक्ट पे उन्होंने क्या है, लखनऊ के विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से डी.लिटरेट की डिग्री भी हासिल की। वे केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के संचालक रहे। ये क्या है, जो वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने केंद्र सरकार में पुरातत्व शाखा के संचालक, उसको चलाने वाले भी थे। वे काशी विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य रहे। इन्होंने क्या, काशी विश्वविद्यालय में भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास यानी पुरानी हिस्ट्री के विभाग में एक अध्यक्ष भी थे, उसके बाद प्रोफेसर भी बने हुए थे। सन 1967 में इनका स्वर्गवास हो गया। 1967 में इनका मृत्यु हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, कला और संस्कृति आदि। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कल्पवृक्ष है, पृथ्वीपुत्र है, भारत की एकता है, माता भूमि है, कला और संस्कृति। आपके भारतीय संस्कृति से अगाध प्रेम था। इनको, जो अग्रवाल जी को, भारतीय संस्कृति से, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उससे बहुत प्रेम था। उनके साहित्य में भारत के अतीत के स्वर्णिम पुष्पों का गान है। क्या है, इनके जो साहित्य में सुनहरे अक्षरों से सुनहरे पुष्पों का गान भी इसमें है। वर्तमान के प्रति जागरूकता है, वर्तमान फ्यूचर के आने वाले गुजरे ज़माने की जागरूकता भी है, और भविष्य के प्रति अटूट आस्था भी है। और भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में, गुजरे तो और फ्यूचर, ये दोनों के भी और बीच में अब चलने वाला। पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के अतिरिक्त ये काव्य प्रेमी भी थे। इसके अलावा इन्हों काव्य के प्रेमी भी थे। अब देखें पाठ का परिचय। प्रस्तुत निबंध में बताया गया है कि भारत की आशा उसकी धरती और उसका किसान है। जो अपन पढ़ने जा रहे हैं पाठ में, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही कि भारत की आशा सिर्फ धरती और किसान, ये दो हैं। भारतीय किसान परिश्रमी होता है। भारत का किसान जो मेहनती होता है, उसे धरती और गृह गृहस्थी से प्रेम होता है। जो किसान है, भारत का किसान है, उसे घर और ज़मीन, घर से और गृहस्थी से ज़्यादा प्रेम होता है, यानी धरती ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है उसे। किसान के जीवन में परस्पर सहायक की भावना, हर काम में कई कहानियाँ, लोकगीत, हज़ारों कहावतें याद हो जाती हैं। जो किसान की परस्पर ज़िंदगी है, यानी उन लोगों की ज़िंदगी है, उसमें उनकी भावनाएं हर काम में
कहीं ना कहीं कहानियाँ बन के, या नहीं तो लोकगीत बन के, या नहीं तो कहावतें बन के ये याद आते रहते। आज हमें किसानों के साथ सच्ची सहानुभूति दिखानी चाहिए। आज हम लोग यानी हिंदुस्तानियाँ किसानों के साथ उनकी सहानुभूति दिखानी चाहिए। हमारे सहयोग से ही किसान की उन्नति होगी, जो हमारी मदद से किसान ऊपर आ सकता, जिससे देहातों का काया पलट हो जाएगा। जो देहाती लोग रहते, गांव के लोग रहते, उन लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। चारों ओर सुख समृद्धि छा जाएगी और चारों तरफ, हिंदुस्तान में चारों तरफ खुशियाँ छा सकते हैं। अब धरती पाठ के बारे में देखेंगे। देश की आशा उसकी धरती है, जो भारत की आशा पूरी उसकी ज़मीन है। भारत खेतहारों का देश है। भारत क्या है? खेतों का, यानी ज़्यादा ग्रामीण लोग खेतों में काम करते रहते हैं, इसलिए भारत की रीढ़ की हड्डी खेती बाड़ी है। किसान धरती के बेटे हैं। किसान क्या है? ज़मीन के बेटे, यानी हर एक चीज़ उगाने वाले हैं। यहाँ किसान जिएगा तो सब कुछ है। अगर से किसान जिंदा रहेगा तो दुनिया पूरी रहेंगी। किसान बिलट गया तो सब कुछ बांट घर समझिए। क्या है? किसान अगर से पलट गया तो समझ लो दुनिया में कुछ नहीं है। राजा एक रहे या दूसरा आ जाए, कुछ विशेष भेद नहीं पड़ता। अगर से राजा के बारे में सोचा गया तो राजा एक रहने दो या दूसरा आन दो, कोई भी आन दो, कुछ परेशानी नहीं है। लेकिन अगर किसान का नशा हुआ तो जग प्रलय समझना चाहिए। अगर से किसान अगर से नहीं रहा, उसका नाश हो गया, राजा तो एक के बाद दूसरा तो आएगा, परिपालन करते रहेंगे, लेकिन अगर से किसान चले गया तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा। किसान के जीवन को बनाने में भारत का सर्वोदय है। किसान के जीवन को बनाने में भारत का, यानी किसान की ज़िंदगी बनाने में भारत सर्वोदय है, आगे है। भारत का किसान देखभाल कर चलाने वाला है। भारत का किसान क्या है? देख समझ के चलने वाला है। वो सदियों से अपना काम चतुराई के साथ करता आ रहा है। वो किसान सदियों से, कई ज़मानों से अपने होशियारी से काम करते आता है। इसमें हड्डी पहनने का भी गुण है, यानी मेहनत करने का भी इसका नहीं गुण है। खेत में जब उतरता है तो खून पसीना ये कर देता है। अगर से खेती बाड़ी के लिए काम पे चले गया तो अपना खून पसीना ये करके आता है। सर्दी गर्मी से वो जी नहीं चुराता। सर्दी हो रही है और गर्मी हो रही है, बल्कि उन्होंने परेशान होकर घर में नहीं बैठता। औज़न की धूप में सिर पर चादर रखकर वे खेत में डटा रहता है। जो बहुत धूप भी आने के पर भी वो क्या है? सर पे एक चादर ओढ़ लेके खेत में बैठे हुआ रहता। वो सुबाई में ही मितव्ययी है। वो अपने कैरेक्टर से एक हंसमुख है। उसे बुद्धि या पुराने पति कहना अपनी आँखों का अंधापन है। अगर से उसे मूर्ख बोल के समझे तो अपने आँखों का अंधापन है। भारतीय किसान को उसकी भाषा में जब कोई अच्छी बात बताई जाती है तो वह उसे चाव से सीखता है और अपनाने की कोशिश करता है। अगर से भारतीय किसानों को, हिंदुस्तान के जो भी किसान हैं, उनकी लैंग्वेज में उनको कई तरीक़े से अच्छी बातें अपन समझाएं तो उन्हें क्या है? बहुत इंटरेस्टेड होके, चाव से इंटरेस्टेड होके सीखता है और वो चीज़ों को अपनाने की भी कोशिश करता है। अगर भारी भरकम अधकचरा ज्ञान उसके द्वारा उंडेल दिया जाए और वह भी विदेशी भाषा में, तो यदि किसान उसे ना समझ पाए तो किसान का क्या दोष है? अगर से बहुत सारे अधिकार उसके पर डाल दिए और कि वो भी दूसरी लैंग्वेज में उसको समझाने के वास्ते गए, अगर से वो किसान लैंग्वेज समझ ना पाया तो उन्हें क्या कर सकता? और इसमें किसान की गलती क्या है? उसको समझ में नहीं आया, वो चीज़ उन्हें कर नहीं सकता। भारतीय किसान के शरीर और मन में धरती माता क्षमा और दृढ़ता बनकर बैठी है। क्या है? भारतीय किसान के
शरीर में यानी अपने शरीर में, मन में, उनके दिल में और दिमाग में धरती की माता दृढ़ बनकर बैठी है, यानी अटल बैठी है। संतोष और परिश्रम पे भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है। संतोष और परिश्रम में, खुश रहने में और मेहनत करने में हिंदुस्तान के किसान है सबसे नंबर 1 है। उसके सद्गुणों का प्रशंसा करनी चाहिए। उनके जो कैरेक्टर्स है, उनके जो अच्छे गुण है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। किसान को दोषी ठहराना सस्ता विज्ञापन है और वैसा करना अपने पैरों पे अपने कुल्हाड़ी मारना है। अगर से किसान को उसे दोषी मानना, ठहराना, यानी उन्हें गलत है बोल के साबित करना, ये तो बहुत सस्ता विज्ञापन है। और वैसा तो अपने पैरों पे अपन कुल्हाड़ी मार लेना है। किसान के साथ जो झूठी हमदर्दी या दया माया दिखाते हैं, उन मित्रों से भी किसान को भगवान बचाए। जो किसान के साथ झूठी हमदर्दी जो जताते रहते हैं या नहीं तो उनके ऊपर मेहरबानी करते रहते हैं, उन लोगों को भी, वैसे दोस्तों को हों दो या वैसे लोगों को हों दो, भगवान बचाए। फांस और छप्पर के कच्चे घरों में रहने कोई त्रुटि नहीं है। क्या है, झोपड़ियों में उसमें इसमें रहना तो कुछ गलती नहीं है। किसान ने चतुराई से जानबूझकर इस तरह के घर चुने। क्या किसान ने जानबूझ के और खुशी से जानबूझ के अपनी दिमाग लगा के ऐसे घर ढूंढे? उसके घर की देवी ने पहले से ही तिनकों का वस्त्र पहना, वही उसे भाया। जो घर की देवी हैं, पहले तिनकों से, दाने दानों से उसके वस्त्र पहने, वही उसका भाग है। किसान अपने घर के भांस और बालियों के, क्या है, किसान अपने घरों को जो बम्बू के भांस रहते और उसके पत्ते रहते, उससे टाट से, अपनी ही जंगल के भांस और फांस से, अपने ताल की मिट्टी से, पती हुई कच्चे ईंटों से बनाता है। क्या है, अपने ही जंगल में जो भांस है और ये पत्ते हैं, उससे और की मिट्टी से, कच्चे ईंटों से अपना घर बनाता है। इसमें एक बड़ा लाभ है, इसमें एक फ़ायदा भी है। वो यह है कि किसान शहर का या बाहरी जगत का मुंह नहीं ताकता, वो अपने ही क्षेत्र में स्वावलंबी बन जाता है। क्या है, वो किसान शहर या नहीं तो बाहर की दुनिया के लिए इंतज़ार नहीं देखता। शहर को जाना है या नहीं तो दूसरे जगत को यानी दूसरी कंट्रीज़ को जाना है बोलकर नहीं देखता। वो अपने क्षेत्र में यानी अपने इलाके में ही रहना जाता है और वहाँ रह जाता है। आत्मनिर्भरता भारतीय किसान के जीवन की कुंजी है। जो आत्मनिर्भरता है वो किसान की ज़िंदगी की एक कुंजी यानी की है। उसके खेती के औजार हल, हेक, पांजाली, बरत, पुराही, कुदाल, हांसियाँ सब उसके यहाँ ही तैयार होते हैं। जो खेती बाड़ी करने के लिए जो हल है, बंडियाँ हैं, उसके टायरा हैं, हर एक चीज़ भी उसके पास ही तैयार होते हैं। गांव की जानी पहचानी कारीगरी किसान को आत्मनिर्भर बनाती है। गांव में जो जानी पहचानी कारोबार है, ये कारीगरी यानी तैयार करने की चीज़ें हैं, वही किसान को आत्मनिर्भर यानी हिम्मत दिलाती हैं। भारतीय खेती की पुरानी पद्धति में सैकड़ों तरह का शिल्प किसान के हाथों में रहता है। पुराने ज़माने के यानी पुरानी पद्धति से जो खेती बाड़ी करते रहते हैं, उसको बनाने के औजार पूरे किसान के हाथ में है। 50 तरह की रस्सी वो अपने हाथों से बनाता है और घटियाता है। कितने की तरह के 50 तरह के रस्सियाँ वो अपने हाथों से बनाता है और उन्हें ही घीटी बांधता है। अपनी बोझ ढोने के छकड़ा गाड़ी को गांव के लोहार बढ़ाई की मदद से वो स्वयं कसकर तैयार करता है। जो बैलगाड़ी के पहिए हैं और बैलगाड़ियां हैं, वो अपने गांव में रहने वाले लोहार और बढ़ाई जो लोग हैं, उन लोगों की मदद से किसान खुद खरीद रह के तैयार कराता है। ईख बोने से
पैरों और गुड़ खाड़ बनाने की सारी प्रक्रिया किसान के उंगलियों के पैरों में बसती है, पैरों में बसती है। जो ईख बोले तो गन्ना, ये गन्ना पेरना और उसे बढ़ाना और गुड़ शक्कर वही बनाना, ये सब सारी प्रक्रिया किसान के हाथों में है। आत्मनिर्भरता भारतीय किसान का बहुत बड़ा गुण है। जो आत्मनिर्भरता है हिंदुस्तान के किसानों का बहुत बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। इसी बात का आँख खोल के अध्ययन किया जाए तो हज़ारों बातों ऐसी मिलेंगी जिन्हें गांव का भारतीय किसान अपने हाथों से कर लेते हैं। ये हर एक चीज़ अपन आँख खोल के अगर से देखें या नहीं तो अपन जानकारी निकालें तो हज़ारों बातें ऐसी अपने को मिलती है कि गांव के हर एक हिंदुस्तानी किसान अपने हाथों से कई चीज़ें बना लेता है और उनके लिए उसे बाहर से यंत्र और मैकेनिकों की मुंह नहीं ताकना पड़ता। ऐसे चीज़ें उन्हें बना लेता कि बाहर से कोई आना है, इसे रिपेयर करना है या नहीं तो मैकेनिक होना है, ऐसी चीज़ों का इंतज़ार नहीं देखता। जिस चीज़ों को वो अपने गांव में ही तैयार ना कर सके और टूट फूट होने या बिगड़ने पर स्वयं जिसकी मरम्मत ना कर सके, ऐसे यंत्र को किसान ने कभी नहीं पसंद किया। अगर से उन्होंने तैयार नहीं किया सका, वो चीज़ें टूट फूट जा रही, दूसरों के इंतज़ार में रहना है, ऐसे चीज़ों के लिए किसान कभी भी पसंद नहीं करता था और नहीं करा। ऐसा यंत्र यदि उसके जीवन में हम पहुंचाते हैं तो उसके ऊपर एक आर्थिक बोझ लाते हैं। अगर से ऐसे टूटे फूटे चीज़ों को मैकेनिक करना है और उसको अच्छा करना है, ऐसे चीज़ें अगर से किसान की ज़िंदगी में लाए तो ये समझ लेना कि अपन फिर उसके पर आर्थिक बोझ यानी पैसों का बोझ भी डाल दे रहे हैं। उसे बहुत हद तक दूसरों पर निर्भर बनाकर उसकी स्वतंत्रता को लोप करते हैं। अगर से ऐसी चीज़ें उसे पहुंचा दिए तो उसके पर पैसों का भी भार पड़ता और उसके बाद दूसरों के पर भी डिपेंड होना पड़ता है, यानी उसकी आज़ादी अपन छीन लेते। बड़े बड़े 8 लाव के पक्के गोला कुएं आज भी भारतीय किसान अपने बलबूते पर मस्तिष्क के अनुभव से और गांव के माल मसालों से तैयार कर लेते हैं। क्या है, आज भी बड़े बड़े कुएं यानी बौलियाँ किसान अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, उसके इस्तेमाल से यानी दिमाग का इस्तेमाल करके हर एक भी तैयार कर लेते। उनके इस कौशल की जी खोल के प्रशंसा होनी चाहिए। जो इन लोगों के ये कौशल यानी तरीक़े हैं उसको जी खोल के उसको तारीफ़ करना चाहिए। किसान को अपने लीपे पूते कच्चे घरों से प्यार था। किसान को क्या है, अपने झोपड़ियों से प्यार था। वे उसे सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे लगते थे। ये जो कच्चे घर हैं वो क्या है, सर्दी में गर्म महसूस होते थे और गर्मी में ठंडे होते थे। उन्हें वे स्वयं अपने हाथों के बलबूते पर या पड़ोसियों के साथ मिलकर बना डालता था। क्या है, उन्होंने ये घरों को अपने बलबूते पर अपने हाथों से बनाता था या नहीं तो पड़ोसियों की मदद लेके बनाता था। उनकी लिपाई, हिलसाई और पुताई में उसकी घरवाली उसका हाथ बटाती थी। जो घर को लीपना, उसको सही करना और उसका काम भी मरम्मत करना, इसके लिए अपनी घरवाली यानी उनकी फैमिली, उनकी पत्नी साथ देती थी। अपने अन्न, घर और वस्त्र को पैदा करने और बनाने में किसान स्वतंत्र था, एकदम आत्मनिर्भर। अपने खाने पीने का और अपने घर का, अपने कपड़ों को तैयार करने का, ये सब किसान अपने हाथों से स्वतंत्र बनाता था और एकदम आत्मनिर्भर था। अपने खेत या केंद्र पर वो बिल्कुल निर्भय, आदि विंध्य से दूर आत्मनिर्भर होकर विराजित था। अपने खेतों में या अपने केंद्र में यानी अपने जगह पे उन्हें बिल्कुल निर्भय, बिना डरे वहाँ पे रहता था। जो भी है अपने आत्मनिर्भर होके वहाँ पे विराजता था, रहता था। किसान की ये आत्मनिर्भरता धीरे धीरे चली जा रही है। किसान की ये जो आत्मनिर्भरता है वो धीरे धीरे हटती चली जा रही। एक एक करके बाहरी काल कांट उसके जीवन पर छापा मार रहे हैं
और वह उनके भ्रम जल में पड़कर अपनी आर्थिक और बौद्धिक स्वतंत्रता खो रहा है। क्या है, एक एक करके बाहर के हर एक चीज़ इनके जीवन पे छापा मार के, यानी इन लोगों को समझा के उसके भ्रम जल में पड़ के, उन लोगों के जो भ्रम रहते हैं, उन लोग जो अपने को ये होता वो होता बोल के समझाते रहते, उसमें पढ़ के अपनी आर्थिक यानी अपनी कमाई और बौद्धिक स्वतंत्रता पूरा किसान खो दे रहे हैं। किसान ना घर का हो रहेगा ना घाट का। अगर से इस तरीके से उन्होंने दूसरों के भ्रम में पड़ गया तो किसान ना घर का रहेगा ना घाट का। यदि लाख 2 लाख इस मोह के शिकार होते तो इस मजाक को ये सह लिया जाता। अगर से लाख 2 लाख के लिए इन लोग ऐसे उसके मोह में, मोह बोले तो यानी उन लोगों के चक्कर में आ गए तो ये तो मजाक सह लिया जाता। लेकिन करोड़ों देहात तो मनुष्यों को शहर की खर्चीली चीज़ों का गुलाम बना डालती। ऐसी भूल होगी जिसके बोझ से क्या है, लेकिन करोड़ों देहातों को यानी गाँव वालों को, वहाँ के मनुष्यों को शहर की जो खर्चे वाली चीज़ें हैं उसके ग़ुलाम बना देते। ऐसी भूल होगी तो जिसके बोझ से किसान पीसा जाता है। भारतीय किसान के पास हाथ पैर का बल है। भारतीय किसान के पास क्या है, हाथ है और पैर है, उसकी ताकत है। उसके मन में काम करने का उत्साह है, उसके दिल में काम करने मेहनत करने की उत्साह यानी हिम्मत है। उसे अपनी धरती और घर गृहस्थी से प्रेम है। हर एक किसान को अपनी धरती से और अपनी घर गृहस्थी यानी अपनी फैमिली से मोहब्बत है। वह राह चलाता है, वो रह के हर एक काम कर के चलाता है। बुद्धि का गुण भरपूर मात्रा में है, उसके दिमाग का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करता है। भारतीय किसान भाषा और भाव दोनों के धनी है। भारत के यानी हिंदुस्तान के किसान लैंग्वेज में और वो भावना समझने में हर एक में भी धनी है। उसके गीतों में उसके सुख दुख की अनुभूति प्रकट होती है। जो किसान गाते हुए खेतों में गाने गाते हुए खेती बाड़ी करते रहते हैं तो उसमें उनके सुख और दुख की अनुभूति भी यहाँ पे मालूम होती है। इस अनुभूति के तार भारतीय साहित्य के अभिप्रायों से मिले हैं। जो ये खुशियों की अनुभूति जो है, एक्सपीरियंस जो है, उसके तार भारतीय साहित्य के अभिप्रायों से यानी उन लोगों के मिलावट से मिले हुए हैं, उन लोगों की सोच से मिले हुए हैं। उसकी पैनी बुद्धि गाँव के चोखों कहावतों में जगमगाती है। क्या है, उनकी जो बुद्धि है वो गांव के चीखा है, वो क्या है, कहावतों में उभर के आती है। मेलजोल किसान के जीवन को मानने वाली पौड़ी रस्सी है। उसमें मिलजुल कर जीवन चलाने का अद्भुत गुण है। जो मेलजोल सब जगह मिलजुल के रहते हैं। किसान की ज़िंदगी में एक बांधने वाली मोटी सी रस्सी है, उससे मिलजुल कर जीवन चलाने का अद्भुत गुण है। ज़िंदगी रास्ते पे लाने की एक अच्छा गुण है। खेतों के गड़े समय में जब काम का तोड़ रहता है, विशेषकर जुताई, बुआई या मांडनी दावनी के कामों में वे खुले जी से एक दूसरों का हाथ बटाते हैं। जो खेतों में जो खेती बाड़ी करते वक्त, जो काम करते वक्त, तोड़ फोड़ करते वक्त, यानी तो कुछ खेती हल चलाते वक्त यानी जुताई करते वक्त या कटाई करते वक्त या उसे मांडानी करते वक्त यानी जो ऊपर से भूसा अलग करते वक्त, ऐसे कामों में एक दूसरों से हाथ बटाते हैं। शादी ब्याह जाग जीवनार के समय किसी तरह सारा गांव और 5 गांव भी एक सूत्र में बांध जाता है। यह देखने के लायक होता है। शादी के वक्त यानी तो कुछ कामों के वक्त पूरे गांव वाले और दूसरे गांव वाले दोनों भी एक साथ हो जाते हैं। ये सब मिलजुल के काम करते रहते हैं। ये भी एक देखने के काबिल है। टहले के घरेलू कामों को कितनी ही परिवार सुविधा के अनुसार
बांटकर भुगता देते हैं। जो टहले घरेलू यानी हाथ के कामों वाले रहते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के परिवार के सुविधा के लिए सब जने काम बांट के देते रहते हैं। मानो गेहूँ पीसना हो तो कितने ही घरों की स्त्रियां बांट ले जाती है और गाते गाते आटा तैयार हो जाता है। अगर से गेहूँ पीस के आटा बनाना है तो वहाँ के घरों के स्त्रियां पूरे बांटे जाते हैं और गाते गाते आटा पीस लेते हैं। सारे गांव किरदारी की चक्कियाँ एक परिवार की सेवा में लग पड़ती हैं। सारे गांव के लड़कियां चक्कियों के से एक ही परिवार की सेवा में लग जाते हैं। दाल पीसना हो, कलाबे रंगना हो, तियल सीना हो, इसी प्रकार की पारिवारिक साझेदारी से चटपटे काम हो जाते हैं। अगर से यहाँ पे आटा पीसने का रहा तो कई घरों वाले आके आटा पीस लेना, वहाँ पे वो तैयार हो जाता है। और उसके बाद दाल पीसना हो या नहीं तो घरों को रंगना है या तिलिया सीना है यानी कपड़े सीना है, इसी प्रकार के हर एक परिवार के समझदारी से ये काम पूरे चटपट होते हुए आ जाते हैं। सहकारिता की भित्ति पर बनी हुई जीवन पद्धति गांव में पहले से चली आती है। ये जो समझदारी से एक दूसरों से काम लेते हुए चलने वाली ये जो जीवन पद्धति है गांव में पहले से ही चलते हुए आती, उसको यदि बाहरी चेला ना पहनाया जाए तो उसी जीवन में से पुनः उसके क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। अगर से ऐसे चीज़ों को हटा के कोई बाहरी वाला आके उसके दिमाग में गलत चीज़ें ना पहुंचाएं तो वही क्षेत्र में, वही जगह, वहाँ पे जीवन में फिर विस्तार किया जा सकता, बढ़ाव कर सकते हैं। भारतीय किसान कथा वार्ता के प्रेमी रहा है। जो हिंदुस्तान का किसान है, कथा और वार्ता यानी कहानी और कहानी पे चढ़ना, वार्ता न्यूज़ में आना, इसका प्रेमी रहा है। उसे अपने पूर्वजों के चरित्र में रुचि है। वो भारतीय किसान को अपने पूर्वजों में यानी पीढ़ियों में, दादा दादी या नाना नानी या उन लोगों के दादा परदादा, उन लोगों में ज़्यादा उन लोगों के चरित्र में रुचि थी। आँख उसकी काले अक्षर नहीं देखती, उसके आँखें जो पढ़ाई को नहीं देखती, पर कानों के द्वारा और कंठ के द्वारा लाखों ग्राम गीत, हजारों कहानियाँ, लोकोक्तियाँ और ऋतु एवं प्रकृति की बातें किसानों के कंठ में है। क्या है, इन लोगों को पढ़ने लिखाई तो नहीं आता, लेकिन कानों से सुने हुए और कानों द्वारा और कंठ द्वारा सुने हुए और देखे हुए और ये सब चीज़ें, लाखों जो ग्रामीण गीत है यानी गाँव के गीत हैं, हजारों कहानियाँ हैं और कहावतें हैं और लोकोक्तियाँ हैं और कई सीजनों के बारे में जो बातें करते हैं, ये किसानों को कंठ है यानी एकदम याद है, जहाँ से भाषा का अमित शब्द भंडार प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ से अपन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा वो जो शब्द भंडार यानी लैंग्वेज पूरा यानी ये जो शब्द बने हुए हैं जो लिखावट के, ये पूरे उनको प्राप्त हो सकते हैं। जड़ों की चिलकती धूप और गर्मी को प्रशांत रात्रि में बरसते के घेरते गरजते समय और वसंत के फगुना बायर में किसान का रोम रोम नृत्य और गीत के लिए फड़कता लगता है। क्या है, जाड़ों के चिलकाती धूप यानी जाड़ों में ये थोड़ी थोड़ी धूप और गर्मी के प्रशांत रात्रि, जो गर्मी के दिनों में जो खामोश की रात जो रहती यानी ठंडी रात रहती, और बरसात में घेरते और गरजते बादल, जो बादल गरजते और घेरते हुए रहते, उस समय वसंत के फगुआ बयार में यानी ये चीज़ों में किसान का रोम रोम, हर एक रोम रोम उसको नाचता हुआ, गाता हुआ, फड़कता हुआ रहता। उसकी नसों की तिरकन भीतर उल्लास के नृत्य में उंडल देती है। क्या है, उसके नसों में, उसके हर एक रग रग में भी हम दो उसका उल्लास, उसकी खुशी और डांस से पूरा उंडला जाता है। जीवन की रक्षा करना है तो लोक नृत्य को मरने से बचाना होगा। अगर से ज़िंदगी की रक्षा करना है तो जो लोक नृत्य है वो
उसे बचा लेते हुए आना है, उसे मरने नहीं देना। लोक संगीत की लय को फिर से कंठों में भरना होगा। फिर जो लोक संगीत है, जो गीत है खेतों में, उसमें वो फिर भरना होगा। आमों पर कूकती कोयल का स्वर फिर से सुनाना होगा, जो जंगल को वसंत के आगमन पर गीत मंगल से भर देती है। जो फिर आमों के झाड़ों के पर जो कोयल कूकते हुए रहती, उसको फिर वो गीत, वो स्वर सुनना होगा। और जंगल के में वसंत आने वाली जो इशारे देते रहते, जो गीत मंगल रहते, वो भी भर देती होगी। किसान के जीवन को पुनः चिताने के लिए उसके नृत्य गीत अमृत का काम करेंगे। जो किसानों के जीवन में फिर पुनः चिताने के लिए, फिर शुरुआत करने के लिए उसमें डांस और गीत जो भी है उसमें फिर भर देना चाहिए। किसान को बाहर से आता हुआ सहानुभूति का स्वर चाहिए। जो किसान को बाहर से जो आते हुए सहानुभूति यानी हमदर्दी है, उसकी आवाज़ होनी चाहिए। उसके जीवन के सीधे सच्चे ढांचे को समझने, परखने और संभालने की आवश्यकता है, अस्त व्यस्त करने की नहीं। जो किसान को संभालने के लिए, उसको समझने के लिए, उससे काम करने के लिए, उसको परखने के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन उसको नष्ट करने की, अस्त व्यस्त यानी नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे खींच लेना आसान है, टाट खड़ा करना मुश्किल है। अगर से इंसान को नीचे गिराना इजी है, लेकिन उसे फिर उठाना यानी उसको नुकसान करना आसानी से कर सकते, लेकिन फिर उसको ज़िंदगी में फिर सही रास्ता बताना ज़रा मुश्किल है। आज हलदर मनोवृत्ति चलाने की आवश्यकता है। आज जो हलदर यानी किसान अपनी मनोवृत्ति चलाने की ज़रूरत है। देश में चारों ओर सब तरह की मनोवृत्तियाँ तैयार हो रही हैं। देश में यानी दुनिया में चारों तरफ से हर एक मनोवृत्ति अपने काम की इच्छाएं शुरू हो रही है, लेकिन हल की मुठिया पकड़ कर हलदर बनने या कहलाने की मनोवृत्ति टोट है। क्या है? हर एक काम करने की, मनोवृत्ति करने की इच्छा, दिल में इच्छा पैदा हो रही है, लेकिन ये हल चलाने की, हलदर बनने की इच्छा किसकने भी नहीं है। कहते हैं किसी गड़े समय में जनक ने हल की मुठियाँ थामी थी, तब धरती ने सोना उगला था। क्या है, क्या यहाँ पे क्या कहना पड़ता है कि पूर्वजों ने, पुराने ज़माने के लोग यानी दादा परदादा लोग अपने हाथ में ये हल थामे थे और ये धरती से सोना उगा ले। आज सोने के घट की देवी धरती की पुत्री सीता के जन्म की पुनः आवश्यकता है। आज ये सोने के यानी सोना उगालने के यानी हरी धरती को हरियाली बनाने की ज़रूरत पड़ी है। जो सीता जैसी लोग यहाँ पे पैदा हुए, उन लोगों की फिर आवश्यकता है। और सब जगत तो हम जाते हैं, पर किसानों के खेतों में हमने जाना नहीं सीखा। हम लोग दुनिया में हर एक जगह घूमना, सैर करना सीखे हैं, लेकिन किसानों के पास जाना अपन नहीं सीखे। क्या हमारे अभिनंदन और उद्घाटन जनपदों की लक्ष्मी के लिए अर्पित ना होंगे? क्या हमारे अभिनंदन यानी हमारे खुशियाँ, हमें खुश देने वाले और उद्घाटनों में लक्ष्मी के लिए, पैसों के लिए उत्पादित अर्पित नहीं होंगे? आवश्यकता है कि पर्याप्त प्रचार और उत्साह से सारे जनपद, ये ज़रूरी है कि इसके ज़रिए से, इसके प्रचार से, इससे उत्साह से यानी हिम्मत से सारे जनपद, सारे लोग, जनपद के कल्याण का उद्घाटन हम किसी दिन करें और उसी मुहूर्त से पृथ्वी और पृथ्वी के पुत्र किसानों के जीवन का कल्याण करने के लिए जनपद के सच्चे सेवक व सरकारी अमला कमर कस ले। जो ये कल्याण के लिए या अच्छे कामों के लिए, ये उद्घाटन के लिए, और उसी दिन का जो दिन, उसी मुहूर्त में पृथ्वी और पृथ्वी के पुत्रों से यानी पृथ्वी ज़मीन और ज़मीन के पुत्र जो है किसान है, उन लोगों के जीवन भी कायाकल्प करने के लिए, मेहनत करने के लिए जनपद अपने जो लीडर्स है वो सच्चे सेवक हैं या सरकारी अमल करने के लिए कमर कस लो। एक एक जनपद को हम 5 वर्ष के अन्न और वस्त्र से पाट देंगे।
क्या है, एक एक लीडर को, जनपद को, अपने को परिपालन करने वाले को 5-5 साल तक खाने से और कपड़ों से बांधेंगे। वहाँ की भूमि के सेहा हल करला होकर गहरी फाड़ करने लगेंगे। वहाँ के तिनकों से मांस के लबड़े चढ़ाने लोगों के और लुढ़कती हुई ठंड वाले संड खेतों में खड़े मटराने लगेंगे। क्या है, वहाँ की जो भूमि से, वहाँ की जो धरती से और क्या वहाँ के हल से, ऐसे चीज़ों से, हर एक तिनकों से, मांस से, हर एक चीज़ों से यहाँ पे खड़े हुए खेतों में मटरने लगेंगे। आज की जैसी मूर्छ, उदासी, असहायता का नाम निशान ना रह जाएगा। क्या है, आज की जो उदासी है, असहायता यानी कोई सहायता नहीं करने वाला है, ये निशानी, नामो निशान मिट जाना चाहिए। किसान के लिए चारों ओर आशा का नया संसार होगा। जो किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए चारों तरफ से एक उम्मीद का संसार, दुनिया बने हुए रहना चाहिए। सभी का मन यदि संकल्पना होंगे तो गाड़ी अटक नहीं सकती। अगर से हर एक के दिल में भी यही संकल्प, यही जोश रहा तो गाड़ी कहाँ पे भी नहीं अटकती। हमारे भारी भरकम पतों के ज्ञान भी छनकर किसान तक पहुँचेगा। जो हमारे जो हर एक चीज़ भी है, हर एक नॉलेज भी है, उसमें छनकर किसानों के पास ये पहुँच जा सकते और उस भूमि के लिए उपयोगी होगा। वो ज़मीन के लिए बहुत इस्तेमाल आ गया, जिसके धन से वो भी सींचा गया है। जो बाहर के भारी कम भरकम चीज़ों से भी वो सींचा जाएगा, यानी हल चलाया जाएगा। हलधर मनोवृत्ति का फुगन हटा देहातों में बहेगा तो एक छोर से दूसरे छोर तक सभी कुछ नया रस पाकर लहराने लगेगा। अगर से किसानों में ये मनोवृत्ति, ये इच्छा पैदा हो गई तो देहातियाँ क्या है, अपने देहात में भी दूसरों की ओर से सभी नया नया रस वहाँ पे पैदा कर सकते हैं। देहातों को पैसा नहीं चाहिए, जो गाँव लोगों को पैसा नहीं होना है। किसान का बलिष्ठ शरीर सकुशल बना रहे, उसका जो शरीर है, जो ताकत है, वही वहाँ पे उसको खुश रखे। वो धरती के साथ साथी होकर उसकी काया पलट देगा। वो धरती के साथ, ज़मीन के साथ उसका हाथ दे के, उसका साथ दे के, उसका जो भी है काया यानी उसकी ताकत पलटा देगा। हमारा देश किसानों का देश है। हमारा देश तो किसानों का है। खेती हमारा राष्ट्रीय पेशा है, यानी खेत का काम करना, फार्मिंग करना हमारा राष्ट्र का, हमारे हिंदुस्तान का पेशा है। खेतीहारी होना हमारे लिए सबसे गर्व बात है। यानी हमारे देश में खेत उगना यानी फसलें उगना, ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम अच्छे खेतहार बने सकें, हम अच्छे खेतों वाले बन सकें, इससे बढ़कर हमारे कल्याण का कोई बात नहीं है। इससे अच्छा और कौन सी चीज़ है अपने पास। अपन तो इससे बहुत नाम कमा रहे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई का आदर्श, रहन सहन का आदर्श यही बनना चाहिए कि खेतहारी की श्रेणी में हमारी गिनती हो। हमारी जो पढ़ाई लिखाई का जो आदर्श है, रास्ता है, और रहन सहन का रास्ता है, ये सब खेतों के लिए, खेतों उगाने के लिए वैसे श्रेणी में हमारी गिनती काउंट करना चाहिए। यह था आज का पाठ, यहाँ पे समाप्त होता है।